अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। इंडिया मान गया, इमरान खान को छुड़ाने वाले मिशन नाकाम, पाकिस्तान के लिए अहम मौका। नाजरीन, ये तीनों टॉपिक बड़े अहम हैं, लेकिन ये तीसरे वाला जो है ना, ये आपने ज़रूर सुन के जाना है। और इसके लिए आपने व्लॉग को फॉरवर्ड भी नहीं करना, पूरी बात ध्यान से सुननी है। और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। नाजरीन, आज की बहुत बड़ी खबर जो है वो इंडिया के हवाले से है कि इंडिया मान गया है। क्या मान गया है? कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। नाजरीन, ये उनकी तरफ से पहला एक सरकारी एतराफ़ है, और एतराफ़ करने वाला भी कोई आम आदमी नहीं है, वो उनका चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। आप समझें कि जैसे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के इक्विवेलेंट। वो जो जनरल साहब हैं वो कहीं बाहर गए हुए थे सिंगापुर में, और उधर आगे ब्लूमबर्ग के हाथ। ब्लूमबर्ग एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, उनका अपना टेलीविज़न भी है, अमेरिकन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। तो उन्होंने इंटरव्यू किया, उधर को कॉन्फ्रेंस थी, और उधर जो है जर्नल साहब जो है, यानी कि उन्होंने हमाकत की। हमाकत ही मैं कहूँगा कि वो उन्होंने इंटरव्यू दिया अपनी तरफ से, वो तासर को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें उनसे सवाल किया गया कि सुना है कि पाकिस्तान ने आपके जहाज़ गिराए हैं, ये अब इंडिया की छेड़ बनी हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ गिराए हैं, लेकिन ये छोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी कि कितने गिरे हैं आपने? उन्होंने कहा इस बात को छोड़ें, हमारे गिरे हैं। असल जो है ना, ये बात नहीं है। असल बात क्या है जी? कि असल बात यह है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है कि हम किधर गलत थे। और एक बात और साथ उसने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, और उसमें दूसरी बात भी मानी है। उसने दूसरी बात ये मानी है कि उसके बाद 2 दिन हम उड़े नहीं हैं, कि जो हमारे साथ किया है इंडिया ने, उसके बाद 2 दिन हमने अपने जो प्लेन है हमारे ग्राउंडेड रहे हैं। नाजरीन, ये वो दोनों बातें हैं जो पाकिस्तान पहले दिन इनको कह चुका था। हमारी जो इधर ISPR वाले हैं, और जो एयरफोर्स के वो एयर मार्शल हैं, औरंगज़ेब एयर वाइस मार्शल, उन्होंने जो अपनी ब्रीफिंग दी थी उसमें औरंगज़ेब साहब ने भी ये बात की थी कि 7 मई को जो हमने इनको सबक सिखाया, उसके बाद ये 2 दिन इनके जहाज़ उड़े नहीं हैं। अब वो भी मान गए हैं, और ये भी मान गए हैं कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। अभी नाजरीन, उन्होंने ये भी मानना है कि 7 गिरे हैं। हमने जितने फिगर्स बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा हमने झूठ नहीं बोला, और लोग इस चीज़ को अप्रीशिएट कर रहे हैं। अल्लाह दे बंदे, सानू ऐत की झूठ बोलने की लोड़ ही पेश नहीं आई। हमें झूठ आपको तब बोलना पड़ता है जब आपके पास परफॉर्मेंस नहीं होती। हमारी परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा हमें झूठ बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आई। इस दफ़ा झूठ बोलने की ज़रूरत इंडिया को पेश आई है। झूठ वो बोलता है कि जिसका नुकसान होता है, जो कि अपनी बातों को जो अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो वो तो इंडिया के साथ हुआ था। इन्होंने अभी सारे मानने हैं, यानी कि इन्होंने 7 जहाज़ मानेंगे, जिसमें 6 इनके जहाज़ थे। एक जो है वो जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल थी, UAV जिसको ड्रोन कह लें। वो भी एक, जिस UAV की बात हो रही है वो जहाज़ से कम वाला नहीं होता। ये दूसरे वाले ड्रोन नहीं थे जोड़े मच्छरार लगे फिरते सन, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। और नाजरीन, इंडिया वाले जिस बात पे अभी तक अपने आप को तसली दे रहे हैं, वो जनाब असा इंडिया पाकिस्तान ने जाके बड़ा नुकसान किया, कट्टा सा नुकसान किया तुसा। इन्होंने एक बात ज़हन में रखे नाजरीन, कि जो मज़ाइल होते हैं ना, मज़ाइल जब आ जाते हैं ना, उनको रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो इसराइल जिसके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उधर जो ईरान के मज़ाइल जो कि जिस स्पीड में TCS जाता है उस स्पीड में मज़ाइल जा रहे थे, वो भी जाके कोई इसराइल के अंदर गिरे हैं। और इसके अलावा जो रशिया है, जिसने इनको S-400 सिस्टम दिया हुआ था मज़ाइल रोकने के लिए, उनके अपने वो ड्रोन नहीं रोक सका। यानी कि जब ये जिस दिन ड्रोन हमारे एक्सचेंज हो रहे थे, पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे की जगह वो मुल्क में भेज रहे थे, उस दौरान यूक्रेन ने इनके ड्रोन उधर चलाए हैं, इनके इनकी कोई इंस्टॉलेशन को उन्होंने टारगेट किया है। तो लिहाजा पाकिस्तान को जो है एक ज़रा डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तान का जो हमारा जो एक साख्त है, जो हमारा जोग्राफिया है, यानी कि हम जो है एक ज़रा लंबाई में है। इंडिया जो है बड़ा मुल्क है, वो चौड़ाई में है, यानी कि बाज़ औक़ात हम उनकी डेप्थ में उस तरह से नहीं जा सकते। लेकिन यानी कि उनका ये ख्याल है, उनके लिए आना ज़्यादा आसान है, हमारे लिए भी जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमने कोई इंडिया के आहर तक जो दूसरा कोना है उधर तक मार करने के लिए हमारे पास मिसाइल मौजूद हैं, और हमने इनके ड्रोन भेजे भी हैं। यानी कि उधर जो है इवन बॉम्बे में भी हमारे ड्रोन फिर रहे थे। तो ये इन्होंने कोई ऐसा सच ये अपने आप को मुतमिन करने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह इन्होंने अपने लोगों को एरोगेंट किया हुआ था, पाकिस्तान को ये बिल्कुल कुछ अहमियत नहीं दे रहे थे। तो यही है कि इनके लिए पाकिस्तान वो मच्छर साबित हुआ है जिसने इनको हिजड़ा बना दिया। तो इनके लिए इस दफ़ा कोई बहाना बचा नहीं है। अब इन्होंने 7 जहाज़ भी मानने हैं, लेकिन ये आज के दिन तक बहुत बड़ा इतराफ़ है कि उनका चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो इस बात का इतराफ़ कर चुका है कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। पहले भी बेचारे ने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा इतराफ़ कर लिया।
अब जो है दूसरी बात यह है कि उनको जो शशि थरूर है वो कोलंबिया गया हुआ था, वो पैनामा गया हुआ था। कोलंबिया को कहा कि आप जो है इनके आपने पाकिस्तान के हक़ में बयान देकर अच्छा नहीं किया। हालांकि उन्होंने बयान क्या दिया था जी कि भाई जो इन्होंने मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान में उसमें जो जानी नुकसान हुआ है उस पर उन्होंने इजहार हमदर्दी किया हुआ था। इन्होंने कहा जी कि आपने हमारे खिलाफ क्यों बयान दिया। उन्होंने कहा ठीक है थी, पता नहीं उन्होंने शायद इनको कहा कि वापस ले लेते हैं। इसने बाद आके अपनी जो है सबसे बड़ी अभी उसकी विक्ट्री थी ये कि हमने उनसे बयान वो वापस करवाया। बाद में पता चला कि उन्होंने बयान अजय तक उत्थे ही लटकिया पे है, यानी कि वो उधर उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अभी भी पड़ा हुआ है। जो कश्मीर में और पंजाब में जानी ज़या हुआ था उस पर उन्होंने एक बयान जारी किया था। तो असल में ये इतनी दूर जो है यानी कि दुनिया के उस कोने जाके लोगों को क्यों मुतमिन कर रहे हैं या उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में कोलंबिया और जो पनामा है ये यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेम्प्रेरी मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए बनते हैं। कुछ तो है ना जिन्हें इन्हें की पूरी ज़िंदगी जिन्हें इन्हें मरना ही नहीं है, जिस तरह अमेरिका, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस जो मुश्किल मेंबर हैं, और जो दूसरे वाले हैं 2-2 साल के लिए पाकिस्तान है जैसे, तो इन्होंने भी आगे जाकर बनना है। तो वो चाह रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर के वोट तैयार करें, लेकिन इंडिया को अभी जो उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है और जो उसकी परसेप्शन दुनिया भर की नज़रों में चेंज हुई है कि ये कागजी टाइगर हैं, वो इसको ठीक होते हुए टाइम लगेगा। ये अभी दुनिया फिरेंगे और लोग इनको फराएंगे, इनको अभी लग समझ जाएगी। इनका गुरूर जो है वो अल्लाह ने पाकिस्तान के हाथों खाक में मिला दिया है। तो नाजरीन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमरान खान को छुड़ाने के लिए आने वाला मिशन। ये कोई दोबारा इतलात आ रही थी कि कोई मिशन आया है और अमेरिका से आया है, डॉक्टर आए हैं, वो इमरान खान से मुलाकात करना चाह रहे हैं ताकि उसके बाद वो उनके लिए उनकी रिहाई की कोशिशें कर सकें। कोई हमारे एक जर्नलिस्ट थे, उसने कहा जी कि मैं आपको भी बता सकता हूँ जी क्या आया है। अब ये उनकी क्या बातें हुई है बाद में मैं बताऊंगा। उसने कोई ट्वीट कर दिया और उसके बाद पीटीआई से बहुत सारे जो है वो रीट्वीट्स रसीदे। लेकिन यह है कि वो बाद में पता चला कि एक बंदा जिसका ख्याल इनका ख्याल किया जा रहा था कि वो भी साथ हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि कोई वफद नहीं था, यानी कि मैं था एक, और जो है ये बातें पीटीआई वाले जो हैं वो ज़्यादा चला रहे होते हैं। हालांकि कोई ऐसा यानी कि वफद नहीं गया। और उन्होंने कहा जी कि ये पीटीआई वाले चाहते नहीं हैं कि इमरान खान रहा हो, इनकी जो लीडरी अभी चल रही है ये और ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन नाजरीन मैं जो समझता हूँ, ना इमरान खान जो है यानी कि उसकी पॉलिसी से उसने रहा होना है, और ना ही इन्होंने असल में ओवरऑल पार्टी में इंतहा पसंदी को जितना फ़रोग दिया है उससे अभी कोई ज़रा मॉडरेट डिस्कशन करे या को मुतालबा करे या तजवीज़ दे, उसको वैसे ही ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने रले है। तो लिहाजा इनका जो है ना आने वाले कोई 1 साल में मुझे रिहाई नज़र नहीं आती, अनलेस के कोई ये बहुत ज़्यादा सरेंडर ना कर जाएँ। और वैसे भी जिनके साथ इनकी लड़ाई चल रही है वो उनको वैसे ही एक इस टाइम बूस्ट मिला हुआ है। जो पहला जो उनका एक मुश्किल तरीन दौर था उसमें से वो वैसे गुजर चुके हैं। तो लिहाजा अब इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं करते तो उस टाइम तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, और जो डेलीगेशन वगैरह हैं वो किसी इनके काम नहीं आने। और ना ही वो कोई एक आया था उसको भी इन्होंने काफ़ी जलील करके भेजा था। बाकी जो है इनके वो भी बातें ज़्यादा होती हैं, कोई इतना डेलीगेशन होता नहीं है कि जो इनके लिए। लेकिन इनको फ़ायदा ये होता है कि इस तरह की बातें करने से इनका जो एक सपोर्टर है वो उसकी उम्मीद रहती है कि भाई होन जनाब खान निकला, होन छुटिया खान छुटिया। लेकिन यह है कि होता कुछ भी नहीं है। नाज़रीन अब तीसरा अहम टॉपिक, और वो ये है कि इस टाइम अमरीकी यूनिवर्सिटी में जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आजमाइश का टाइम है। हार्वर्ड जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है अमेरिका की। वो अमेरिका से भी यानी कि ज़्यादा उम्र की है, यानी कि कोई 400 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। और उनको बड़ा चैलेंज आ रहा है, यानी कि उन्होंने जो ट्रंप उनको बातें मनवाना चाह रहा था जी कि हमें अपना फ़लाँ रिकॉर्ड दिखाएं, उसमें ये भी था कि जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल दिखाएं। उन्होंने नहीं दिखाई। उन्होंने उनकी सारी ना सिर्फ पहले तो जो एक फ़ंडिंग आती थी सरकार की तरफ से वो भी बंद कर दी। दूसरा उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा जी कि हम जो आपके जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं इनके वीज़े भी कैंसिल कर रहे हैं। उस पर उनको कोर्ट की तरफ से स्टे आर्डर मिला है। और लेकिन यह है कि जो अभी तक स्टे आर्डर मिलते आए हैं या टेम्परेरी डिसीजंस आते हैं वो अभी तक का पैटर्न ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट्स में जाके वो ट्रंप के हक़ में हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि ओवरऑल जो मौजूदा लड़ाई चल रही है इसमें ट्रंप जो है उसने अपनी ईगो का इशू बनाया हुआ है। वो हार्वर्ड को जीतने नहीं देगा। हार्वर्ड को वो एग्जांपल बना के बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको फिर वो आर्म ट्विस्टिंग उनकी करेगा। अब जो ज़्यादा इशू उठा रहा है वो चाइनीज़ स्टूडेंट्स का उठा रहा है, क्योंकि चाइना को वो समझता है
कि हमें ये रिप्लेस करने आ रहा है, और वो ये भी समझता है कि चाइना को हमने बहुत ज़्यादा हर फील्ड में, बेसिकली वो ये समझता है कि हमने जो है ये हमारी आस्तीन का सांप है, यानी कि बेसिकली हमने इसको पाला पोसा बड़ा किया, हमने इनके स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन दी, और फिर ये जाके ये हमारे मुकाबले में खड़े हो रहे हैं। तो लिहाजा वो चाइना को टफ़ टाइम दे रहा है। चाइना को 2019 से ऑनवर्ड जो है उन्होंने स्टूडेंट्स को कई तरह से वीज़ा स्क्रूटनी या इस तरह के मामलात के ज़रिए वो उनको तंग कर रहे होते हैं। अभी भी वो दोबारा से तंग कर रहे हैं। अब जो है सूरत हाल ये हुई है कि ओवरऑल जो अमेरिका में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स, उनकी लोग जो है वो घबराए हुए हैं, और वो बाकी जगहों पे ख़ास तौर पे यूरोप की तरफ और यूके की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, आने वाले दिनों में क्या होगा, मैं इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। नाजरीन, दो तीन मैं आपकी पहले बातें गोशगुजार करूँगा। चाइना ने 1978 में अपने मुआशी सफ़र का आगाज़ किया, जिसने उनको आज जो ताकत बनाया है। उनके जो लीडर थे, उनका ये एक चाइनी मुहावरा जो अक्सर बोलते थे, उसका मतलब ये था कि ये मैटर नहीं करता कि एक बिल्ली काली है, ये चिट्टी है, जब तक ये चूहे पकड़ती है ये अच्छी बिल्ली है। तो यानी मतलब ये है कि बाई फेयर और फॉल मीन, यानी कि हम नकल मारें या यानी कि चीज़ें खुद ईजाद करें, हमें इकानमी में आगे बढ़ना है। और वो जो सफ़र शुरू हुआ, वो फॉर्चुनेटली चाइना के लिए ऐसा टाइम था कि जब अमेरिका भी चाइना को अपनी बाहों में लेना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि रूस को अकेला किया जाए, चाइना को हमारे साथ हो। और 1971-72 में पाकिस्तान ने कोई उनके दरमियान जो ब्रेक थ्रू कराया, इनका आपस में रब्ता कराया, तो उसके बाद उनका कोई बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। 1978 में जो सदर थे जिमी कार्टर, अमेरिका के सदर, उनको रात के टाइम उनके एक स्पेशल एनवाय ने उठाया। वो चाइना में था। उसने कहा जी कि मैंने उनके लीडर से बात की है, और उन्होंने कहा जी कि हम आपको हम 5,000 स्टूडेंट को अमेरिका भेजना चाहते हैं। तो आगे जिमी कार्टर ने कहा कि 10,000 क्यों नहीं, यानी कि उस टाइम उन्होंने 10,000 स्टूडेंट जो हैं एक साल में 1978 में अमेरिका भेजे। नाजरीन, उसके बाद फिर जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि दे नेवर लुक्ड बैक, फिर उसके बाद जो है एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारे चाइनीज़ स्टूडेंट जो हैं वो अमेरिका में गए, बहुत सारे अमेरिका में भी रह गए, कई जो है वो वापस भी आ गए, जिनको चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने ख़र्चे पर भी भेजती थी। और जो आज चाइना है, चाइना ने जो तरक्की की है, चाइना जो इंडिया अमेरिका को आंखें दिखाने में कामयाब हुआ है, वो जो जिस जगह से वो तालीम याफ्ता है, उनके स्टूडेंट ज़्यादा अमेरिका से तालीम याफ्ता हैं, और उन्होंने ये आके फिर इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, उनका म्यार जो है उसको भी अपग्रेड किया। इसी तरह जब 9/11 हुआ तो उसके बाद इंडिया की भी लॉटरी निकल आई। उससे पहले भी जब इकनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई तो चाइना और अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हुए। जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका जाना शुरू हुए। लेकिन 9/11 के बाद हमारी सख्ती आ गई बहुत ज़्यादा, और जो इंडिया को बहुत फ़ायदा पहुंचा। फिर उनके स्टूडेंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गए। नाजरीन, 2000 से ऑनवर्ड इस टाइम जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कोई तकरीबन 30 लाख स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने अमेरिका से ग्रेजुएशन किया है, हायर एजुकेशन हासिल की है। उनमें से कई अमेरिका रह गए, बहुत सारे जो हैं वो वापस भी आ गए। और 2000 से ऑनवर्ड अगर मैं चाइनीज़ की बात करूं तो वो तकरीबन कोई 40 लाख स्टूडेंट हैं जो उधर पढ़े हैं। 2019 से ऑनवर्ड अब चाइनीज़ स्टूडेंट की तादाद कम होना शुरू हुई है। 2024 में जो 2022 में गालबन इंडिया एक्सीड कर गया, यानी कि चाइनीज़ पर पाबंदी लगना शुरू हो गई, और इंडिया को जो है वो उसी तरह जो छूट मिली हुई थी उनके लोग जा रहे थे, स्टूडेंट जा रहे थे। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अमेरिका में जो फॉरेन स्टूडेंट पहले नंबर पे वो इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज़ है, फिर कोरियन आते हैं। यानी कि इनका तो दो हम कह सकते हैं कि ये बड़ी आबादियाँ हैं, इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, बड़े मुल्क हैं। जो कोरियन वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। ब्राज़ील, जापान, वियतनाम जो है वो जो अमेरिका का छठा बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। और ये ममालिक जो हैं इन्होंने अपने बच्चे भी बहुत ज़्यादा भेजे कि ताकि उधर से हायर एजुकेशन हासिल करें, और हम जो है इनके एक नॉलेज इकानमी के ज़रिए अब इनोवेशन की तरफ जाएँ। नाजरीन, ये हमारे लिए मौका है। बाय द वे, मैं जो आपको 2000 से ऑनवर्ड की बात बता रहा था, उसमें जो चाइना का और अमेरिका का, इंडिया का मैंने आपको बताया कि इंडिया के कोई 30 लाख स्टूडेंट और चाइना के तकरीबन कोई 40 लाख स्टूडेंट जो हैं वो 2000 से ऑनवर्ड उधर से अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़े, और पाकिस्तान के कोई बेचारे कोई 1.5 लाख से 2.25 लाख जो है वो उधर पढ़े। तो उसमें भी खैर काफ़ी जो है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह जो है, यानी कि वार एंड टेरर के दौरान शुरू हुआ, उस पर भी गए और बाकी भी गए। हमें इस साइड पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
नाजरीन हमें चाहिए कि इस दफ़ा जो ट्रंप है वो जिस तरह का भी है, अगर पाकिस्तान को उससे कोई एडवांटेज लेना चाहता है तो बाकियों के अलावा ये भी है कि पाकिस्तानियों के लिए दरवाज़े खोले जाएँ, हुकूमती लेवल पर भी कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत में जो अहम ओहदों पर फाइज लोग हैं या जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर लोगों से बॉन्ड लिखवाया जाए और मेक श्योर किया जाए कि ये लोग अगर बाहर जाते हैं उधर स्लिप ना करें। हमें एक इसका एडवांटेज लेना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आइंदा कोई 3-4 साल में हमारे कोई 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट जो हैं वो अमेरिका जाकर पढ़ें। इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। फिर जो है यानी कि हम एक टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आगे जाएंगे। नाजरीन इस हवाले से हमारे जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उधर से काफ़ी लोग जाते हैं। फिर भी अगर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ चाइना इंडिया का, उस लिहाज से उनका भी कोई मुवाजना नहीं है। हमारी जो तीनों डिफेंस फोर्सेस हैं उनके पास इस टाइम कोई 2000 से ज़्यादा ऐसे पीएचडीज़ हैं कि जो अमेरिका से ग्रेजुएट पीएचडी करके आए हैं। लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाजरीन इस फील्ड में हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंडिया चाइना के अपने कंसर्न हैं, पाकिस्तान के अपने कंसर्न हैं, अमेरिका के अपने कंसर्न हैं। अगर ट्रंप हमारी कोई तारीफ़ करना शुरू हो गया, हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमें कोई उसके लिए परमिशन लेनी चाहिए कि जिसमें को पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इनको प्रायोरिटी दी जाए उनको वीज़ा के सिलसिले में। बाकी हम नहीं कहते कि वो ज़रूरी है कुछ स्कॉलरशिप ही दें, स्कॉलरशिप उसने को नहीं देना। हम जो है यानी कि इसके लिए बजट मुख्तस करना चाहिए। हम जो है यानी कि अपने स्कॉलरशिप पर भेजें, लेकिन ये होना चाहिए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट को अगर अमेरिका में एडमिशन मिल जाता है तो उसको वीज़ा के मसाइल पेश ना आए। तब जाकर हमें कोई एक हायर एजुकेशन की एक एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है और तब जाकर हम इस काबिल होंगे कि हम इंडिया का भी मुकाबला कर सकें। इंशाल्लाह हम करेंगे। हमें एफर्ट की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी आ रही है और अगर ये रहती है अगले कोई 5-7 साल 10 साल तो उम्मीद है कि हम एक ट्रैक पर चढ़ जाएंगे। तो उसमें हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमने अमेरिका की हायर एजुकेशन से भी बेनिफिट उठाना है। इसमें कई लोग कह रहे होते हैं जी वो इंडिया वाले वापस आ जाते हैं, चाइना वाले वापस आ जाते हैं और ये पाकिस्तानी जनाब जड़े बड़े बेवकूफ़ ने, यानी कि बड़े एहसान फरामोश हैं। नाज़रीन हर जगह ये होता है। इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अमेरिका में बैठे हुए हैं। आप देख लें उनके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जो CEO हैं, एक सेकंड जनरेशन के भी लोग हैं लेकिन फर्स्ट जनरेशन के भी हैं। अभी ये देख लें जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन है। और इसी तरह बहुत सारे चाइनीज़ भी ऐसे हैं कि जो पढ़ने गए वापस नहीं आए। लेकिन मैं कहता हूँ कि जाने दें। पाकिस्तानी अगर अच्छा एक हमारा इफ़ेक्टिव डायस्पोरा होगा जो कि उधर अच्छी पोजीशन पर होगा टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में, बाकी फ़ील्ड में, तो वो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर होंगे। बाकी जिन लोगों की हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है तो उन लोगों से बॉन्ड लिखवाया जाए। जैसे हमारी कोई टेक्नोलॉजी का फील्ड है या कोई और कोई इस तरह के लोग जो हैं इनके जिनको हम अपने स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट भेजेगी उनसे बॉन्ड लिखवाया जाए। इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि वो हायर एजुकेशन के बाद वापस आएँ और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। नाजरीन जब 78 से ऑनवर्ड जब चाइना ने तरक्की शुरू की तो उस टाइम चाइना में एक क्रेज़ आ गया था कि डू समथिंग फॉर चाइना, स्टडी फॉर चाइना। स्टडी फॉर चाइना का स्लोगन बहुत चला था कि हमने पढ़ना है और हमने चाइना को एक अजीम कौम बनाना है। तो क्या हम नहीं बना सकते? हम भी बनाएंगे इंशाल्लाह। हमें ज़रा एफ़र्ट की ज़रूरत है, विल पावर की ज़रूरत है, लेकिन हम कर सकते हैं। और टाइम ने साबित किया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, लेकिन हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।